हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है और ये बीयू का क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारा। हम लोग जो है एमसीक्यू यहाँ से देखते हैं, 10 में से 7 हमको बनाना होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, वीडियो हमारा 3 पार्ट में है, तो आप जो है बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा रिपीट कर जाएगा ये कहना मुश्किल है। बात समझ में आ रही है तो आप सारा पार्ट देखिएगा। लो वॉइस है तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए डिजास्टर? डिजास्टर मतलब आपदा। आपदा का इसमें सही परिभाषा कौन सा है? ए स्टूडेंट सडन इवेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज और लॉस, इसी को हम लोग डिजास्टर कहते हैं सर। ए माइनर इनकन्वीनियंस इन डेली लाइफ, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ घट बढ़ गया उसको डिजास्टर कहेंगे नहीं। ए नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिना विदाउट एनी इम्पैक्ट, प्राकृतिक घटना जो कि कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये भी नहीं है सर। ए सिचुएशन दैट डज नॉट रिक्वायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, तो ये भी हमारा नहीं है। तो इसमें डिजास्टर का मेन डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हमारा डिजास्टर क्या होता है? आपदा क्या है? एक तरह का अचानक से हुआ घटना जो कि बहुत नुकसान या बहुत कुछ हमारा छीन लेता है, उसको हम लोग डिजास्टर कहते हैं। जैसे मान के चलो, अचानक कहीं पे आग लग गया, पूरा घर जल गया। बात समझ में आ रही है? अचानक जो है क्या हो गया, हमारा भूकंप आ गया, पूरा घर गिर गया। समझ गए ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हजार्ड? इसमें से कौन सा हजार्ड नहीं है? नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल। तो नेचुरल हजार्ड भी होता है, टेक्नोलॉजिकल हजार्ड भी होता है, बायोलॉजिकल भी हजार्ड भी होता है। पॉलिटिक्स का भैया हजार्ड से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल इसमें से जो है हजार्ड नहीं है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? विच फैक्टर डिटरमाइंस द सीवियरिटी ऑफ ए डिजास्टर? ठीक है। हमारा डिजास्टर जो है कितना खतरनाक है, ये कौन डिसाइड करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर इवेंट्स, अगर इसी तरह का घटना बार बार हो रहा है तो हमारा क्या होगा? ठीक है। द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, ठीक है, रेस्पॉन्स करने के लिए। ठीक ना? द टाइप ऑफ मीडिया कवरेज, हमारा मीडिया कवरेज क्या है? द नंबर ऑफ अर्ली वार्निंग साइन। इसका सही आंसर जो मेरे अनुसार होगा वो होगा द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। आप अलग अलग जगह देखिएगा तो हो सकता है एक दो जगह कुछ और भी दिखाए, लेकिन मुझे जो लगता है कि यही आंसर मेरा सही होगा। अगर आपको लगता है ना कि आंसर कुछ और होगा या कुछ वैसा आगे पीछे चेंज लग रहा है, इधर उधर पे आप देख रहे हैं, तो आप कोई वैलिड सोर्स तक बात मेरे वैलिड सोर्स के थ्रू आप मेरे पास बात पहुंचाइए, कहाँ सर इसका आंसर यही होगा, तो हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर आंसर चेंज होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट मिल जाएगा आपको। तो मेरे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर इज? हजार्ड और डिजास्टर के बीच में क्या अंतर होता है? तो हजार्ड पोटेंशियल थ्रेट होता है, जबकि डिजास्टर कॉज एक्चुअल डैमेज। Disasters are always natural, while hazards are man-made. Hazards cannot be prevented, while disaster can. Disaster occur only in developing countries. ये लाइन तो पूरा गलत है भाई। डिजास्टर किसी भी देश में आ सकता है। Hazard can be prevented, disaster can't। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। हजार्ड आपका एक तरह का पोटेंशियल थ्रेट है, हाँ ये नुकसान हो सकता है, लेकिन डिजास्टर आपका एक्चुअल डैमेज देके जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरे अनुसार। आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए। देखिए, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजास्टर इवेंट रेफर्स टू। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बार बार ये कितना बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाउ ऑफन ए पर्टिकुलर हजार्ड इन ए गिवन एरिया, द सीवियरिटी ऑफ हजार्ड, द स्पीड ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, तो सीवियर फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ ऑफन ए पर्टिकुलर हजार्ड ऑकर्स, मतलब कोई भी तरह का घटना जो है कितना बार, यह बार बार कब हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? किसी भी एरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। हाउ ऑफन ए पर्टिकुलर हजार्ड ऑकर्स इन ए गिवन एरिया। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए डिजास्टर प्रिवेंशन? डिजास्टर से प्रिवेंशन का प्राइमरी गोल क्या है? हम लोग जो डिजास्टर से बचना चाहते हैं या उससे रोकना चाहते हैं, उसका प्राइमरी मकसद क्या है सर? तो मकसद इसका सिंपल है, टू रिड्यूस रिस्क बाय एड्रेसिंग रूट कॉज। हम लोग जो है रिस्क कम करने का
काम करते हैं सर, और उसके लिए उसका जो है हम लोग रूट कॉज को पढ़ते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है बार बार। जैसे अगर किसी एरिया में बार बार बाढ़ आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो वो सारा चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, अगला हमारा क्या है सर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल हजार्ड। नेचुरल हजार्ड का इसमें से कौन सा एग्जांपल है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। नेचर न्यूक्लियर के बारे में नहीं पढ़ाया है सर। अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक जो है ये न्यूक्लियर, अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल हजार्ड है। ऑयल स्पिल ये मैनमेड हजार्ड है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ये भी मैनमेड हजार्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्थक्वेक इसका जो है सही आंसर है। Which term refers to measures taken before a disaster to reduce its impact। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म आपको रेफर करता है, मेजर्स टेकन बिफोर ए डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, कि हम लोग जो है किसी भी तरह का आपदा या डिजास्टर आने से पहले हम लोग जो मेजर्स लेते हैं जिससे कि हमारा जो है असर कम होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस चीज को हम लोग, मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, मिटिगेशन हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा जो है कहिए कि हम लोग एक तरह से कुछ मेजर्स लेते हैं ताकि हमारा जो डिजास्टर से नुकसान कम हो सके। ठीक है, वो हमारा मिटिगेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी घटना से बचने के लिए जो हम लोग अपना तैयारी करते हैं ना, हम लोग जो अपना सुरक्षा लेते हैं, वो हमारा मिटिगेशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल वल्नरेबिलिटी फैक्टर। इसमें से कौन सा जो है सोशल वल्नरेबिलिटी फैक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वीक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, पुअर इमरजेंसी, लो इनकम और लैक ऑफ एजुकेशन, ये जो है सोशल वल्नरेबिलिटी है। वीक बिल्डिंग ये जो है आपका सोशल अथी नहीं है सर, ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। पुअर इमरजेंसी प्लानिंग ये भी इंजीनियरिंग वाला का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो हमारा जो है सोशल वाला कौन सा हो जाएगा, लो इनकम एंड लैक ऑफ एजुकेशन। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी। इसमें से कौन सा जो है एक इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी है। इन्वेस्टिंग इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, एजुकेटिंग कम्युनिटीज। अगर हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम में काम करें सर, लोगों को शिक्षा दें, या फिर हम लोग जो है इसका मॉक ड्रिलिंग या ट्रेनिंग दें, तो ये सब में से कौन सा सर हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी में आएगा। प्रिपेयर्डनेस मतलब किसी भी तरह के घटना के लिए हम लोग कितना प्रिपेयर है, पहले से हम लोग उसका क्या तैयारी किए हुए, वो इसमें आता है। तो इसमें ये हमारा चारों ऑप्शन, सॉरी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए करेक्ट क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। बात समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो सवाल है वो क्या कहता है, डिफाइन डिजास्टर एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। डिजास्टर को डिफाइन कीजिए और उसका क्लासिफिकेशन भी बताइए। नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर आपस में कैसे असर करता है, इम्पैक्ट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी बताइए। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके देखते हैं सर। देखिए, हमारा डिजास्टर है क्या चीज। ठीक है, तो डिजास्टर हमारा क्या है सर, डिजास्टर एक ऐसा सडन या डिस्ट्रक्टिव इवेंट है जो किसी एरिया के नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। बात समझ में आ रही है, जिसमें जान माल जैसे कि जीवन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, का बड़ा नुकसान होता है और लोकल रिसोर्स इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बाढ़। तो डिजास्टर क्या एक तरह का सडन या प्रोग्रेसिव इवेंट है। ये हमारा प्राकृतिक भी हो सकता है, इंसान के द्वारा भी हो सकता है, जिससे कि हमारा जो है सीरियस डिस्ट्रप्शन हो जाता है, आदमी का जीवन यापन जो है तहस नहस हो जाता है, उसका जीवन चला जाता है, प्रॉपर्टी आगे पीछे हो जाता है, किसी का तो प्रॉपर्टी पूरे का पूरे खत्म हो जाता है। तो ये सब हमारा क्या है सर, डिजास्टर है। हिंदी में आसान भाषा में इसको हम लोग आपदा कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिजास्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। डिजास्टर को हम लोग जो है मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। एक नेचुरल डिजास्टर, दूसरा मैनमेड डिजास्टर। नेचुरल जो कि प्रकृति की वजह से होता है, और मैनमेड जो कि इंसान की हरकत की वजह से होता है। नेचुरल डिजास्टर ऑकर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड बाढ़, साइक्लोन ड्राउट यानी सुखाड़, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ये सब क्या नेचुरल डिजास्टर है। बात समझ में आ गई। चलिए,
इसके बाद हमारा आता है नेचुरल डिजास्टर का टाइप क्या है। तो नेचुरल डिजास्टर हमारे पास तीन तरह का होता है। एक होता है जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिसमें कि आपका भूकंप आता है, लैंडस्लाइड आता है और वॉल्केनिक इरप्शन आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा सर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होता है, जिसमें कि फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, ड्राउट आता है और क्लाउड बर्स्ट आता है। जहां बादल फटता है उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है, जिसमें इपिडेमिक्स आता है, जैसे कभी कोरोना आया था, पैंडेमिक्स आता है, सॉरी इपिडेमिक्स कहते हैं, पैंडेमिक्स आता है जिसमें कोरोना आता है हमारा, पेस्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज हमारा जो है सर बायोलॉजिकल डिजास्टर, सॉरी बायोलॉजिकल क्या है, डिजास्टर है ये। ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर तीन तरह का, जियोलॉजिकल, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा कैटेगरी मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर क्या होता है, वो घटना जो कि इंसान के हरकत की वजह से होता है। ठीक है। ऐसा डिजास्टर या ऐसा घटना जो इंसान की हरकत की वजह से होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी ट्रेजेडी। ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ था, ये हमारा क्या एक तरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था सर, गैस लीक किया था। और ये क्या मैनमेड डिजास्टर, इंसान की हरकत की वजह से हुआ था। न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, या फिर केमिकल स्पिल हो गया, फायर यानी आग लगना, एक्सप्लोजन। ठीक है। वार, टेररिज्म, आतंकवाद, ये सब क्या है, सब सब मैनमेड डिजास्टर है। ठीक है। मान के चलो कोई बम से उड़ा दिया किसी बिल्डिंग को, तो वहां आसपास जो नुकसान होता है, तो वो एक तरह से डिजास्टर है सर। समझ रहे हैं ना। चलिए। तो मैनमेड डिजास्टर दो तरह का होता है। एक होता है टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, न्यूक्लियर लीक होता है, डैम का फेलियर हो गया। मान के चलो कहीं पे डैम में टूट गया है, डैम फेल कर गया, तो वो भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है। सिविल इंजीनियर जिम्मेवार है उसके लिए। ठीक है ना। सोशल डिजास्टर में हमारा क्या होता है, जैसे दंगा हो गया, राइट हो गया, स्टैम्पेड्स हो गया, टेररिज्म, आतंकवाद हो गया, वार, युद्ध जो है। ठीक है। हमारा जो है बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, वहां पे तुम देखेगा कि जब गोलीबारी चलता है तो लोगों का घर जो है खाली करवा दिया जाता है, लोग पहले वहीं का घर उर को उड़ा देता है बम से। समझ रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है सर, सोशल डिजास्टर है। और ये सब हमारा किसके अंडर आएगा, मैनमेड डिजास्टर के अंदर आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर में क्या असर है सर, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट और मिटिगेशन। तो नेचुरल डिजास्टर नेचुरल फोर्स की वजह से होता है, प्राकृतिक फोर्स की वजह से होता है। और मैनमेड डिजास्टर जो है इंसान के हरकत की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए। अगला क्या है सर, प्रेडिक्टिबिलिटी। ठीक है। तो हमारा जो प्राकृतिक डिजास्टर है, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कि हमारा जो है कब भूकंप आ जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ वाला तो प्रेडिक्ट हो जाता है। ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन कब होगा, साइक्लोन वाला भी प्रेडिक्ट हो जाता है। ठीक ना। सुनामी कब आएगा। ठीक है। तो ये सब हमारा जो है प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इंसान वाला उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मान के चलो कहीं दंगा होने वाला है, तो इसका भनक हमको लग जाता है, तो सरकार क्या करेगी, दंगा वाला एरिया को कंट्रोल कर सकती है। बात समझ में आ रही है। तो मैनमेड डिजास्टर जो है उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि नेचुरल डिजास्टर को सॉरी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इम्पैक्ट का असर डालते हैं, कि कितना असर पड़ता है। जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो हमारा जो है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन पे असर डालता है। मैनमेड डिजास्टर हैव ऑफन लोकलाइज्ड बट सीवियर एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक ना। नेचुरल डिजास्टर जो है हमारा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे असर डालता है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचता है। मैनमेड डिजास्टर जो है इसका लोकलाइज्ड बट सीवियर अटैक होता है। ठीक। और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है, लंबे समय तक इसमें ज्यादा असर पड़ता है। जैसे कि इसका रेडिएशन हो गया, केमिकल पॉल्यूशन हो गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हम जो बार बार बोल रहे हैं, तो वो सब हमारा क्या मैनमेड का असर है सर। ठीक ना। नेचुरल में कितना असर होता है सर, कोई एरिया हमारा खराब हो जाएगा, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जाएगा सर, और पॉपुलेशन पे असर पड़ता है। मैनमेड में सर ये लॉन्ग टर्म असर डालता है, जैसे कि मान के चलो कहीं पे बम गिरा दिए, ठीक है, अब उस एरिया में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, बम जो गिराया गया वो क्या एक तरह का मैनमेड डिजास्टर है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मतलब इससे बचने का या तैयार होने का क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन फोकसेस ऑन हजार्ड मैपिंग। हम लोग नेचुरल डिजास्टर में क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी डिजास्टर होने वाला उसका क्या खतरा है, कितना हजार्डस है वो। ठीक है। उसमें हम लोग अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि अगर बाढ़ आने वाला है तो पहले बता देते हैं, साइक्लोन आने वाला है पहले बता देते हैं सर। ठीक है। मैनमेड डिजास्टर में हमारा क्या होता है, मिटिगेशन फोकसेस ऑन स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉ।
ठीक है, हमारा मिटिगेशन किस पे फोकस करता है सर, हमारा लॉ पे फोकस करता है, सेफ्टी लॉ पे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग पे, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग और इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन वगैरह पे ये हमारा निर्भर करता है। समझ गए। मिटिगेशन सब के बारे में जो है ना, हमारा जो है अलग से डीपीपी का, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग का वीडियो बना हुआ, उसमें मिटिगेशन ये सब जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप मॉड्यूल 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड देयर इम्पैक्ट। अलग अलग तरह का अर्थक्वेक बताइए और उसका क्या असर पड़ता है ये भी आप हमको बताइए। हाउ डज इंडिया जोग्राफिकल पोजीशन मेक इट वल्नरेबल टू सेस्मिक एक्टिविटी। इंडिया का जोग्राफिकल पोजीशन इस पे क्या असर डालता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, अर्थक्वेक और उसका इम्पैक्ट हम लोग जानते हैं पहले। अर्थक्वेक हमारे पास चार तरह का होता है। पहला हमारा होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, पहला क्या होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये किसकी वजह से होता है, सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग फॉल्ट। अब सवाल है सर टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे क्लास 7 8 में, तो वहां पे आपको जो टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो हमारा धरती पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके सडन मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थक्वेक, भूकंप आता है, उसको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ये आपका दे आर मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ अर्थक्वेक। ये जो है सबसे कॉमन है, यही जनरली आता है और बहुत खतरनाक भी होता है ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक। समझ गए ना। चलिए दूसरा हमारा कैटेगरी क्या है सर, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक किसके वजह से होता है, दे ऑकर ड्यू टू मैग्मा मूवमेंट बीनीथ वॉल्केनोस। हमारा जो है वॉल्केनो के अंदर से मैग्मा निकलता है और उस मैग्मा के मूवमेंट की वजह से हमारा जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक है, दे आर जनरली लिमिटेड इन एरिया बट कैन सीवियर नियर वॉल्केनिक रीजन्स। ये जो है लिमिटेड होता है, लेकिन जो वॉल्केनिक रीजन है वहां पे इस तरह का अर्थक्वेक ज्यादा आता है। कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक जो है ये अंडरग्राउंड माइंस या टनल वगैरह में आता है, जहाँ पे कोई भी चीज अचानक से जो है कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से धरती हिलने लगता है। बात समझ गए। ये जो है स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब बहुत ज्यादा उतना असर नहीं पड़ता। मेन ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक है जो कि जनरली आपका यही वाला भूकंप आता है। समझ गया ना। और ये किसकी वजह से आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है। उसके बाद हमारा लास्ट है सर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या है, दीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये इंसान की हरकत की वजह से होता है, जैसे कि हमारा रिजर्वायर इंपॉन्डमेंट, माइनिंग, ब्लास्टिंग, फ्लूइड इंजेक्शन, ये सब हमारा क्या है सर, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का एग्जांपल है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं सर, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या क्या हमारा इम्पैक्ट है, बात समझ गए। अर्थक्वेक हमारा क्या असर करता है, मान के चलो कहीं पे भूकंप आ गया तो उससे क्या होगा, इंसान का जीवन चला जाएगा, कुछ लोग को चोट घाट भी लग जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जहां भूकंप आता है वहां पे बिल्डिंग गिर जाता है, पुल गिर जाता है, रोड या डैम जो है खत्म हो जाता है, तो वो सब हमारा क्या सर, अर्थक्वेक की वजह से होता है। डिसरप्शन ऑफ वाटर सप्लाई, अगर मान के चलो कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, तो पानी का जो सप्लाई वाला पाइप है वो पाइप भी डैमेज हो जाएगा। वहां पे उस एरिया में जो है बिजली वगैरह नहीं आएगा, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है आवागमन बाधित हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहता है सर, अर्थक्वेक की वजह से हमारा लैंडस्लाइड भी होता है, जिससे कि सॉइल लिक्विफेक्शन होगा, सुनामी वगैरह का खतरा बढ़ जाएगा सर। लंबे समय में देखिएगा ये इकोनॉमिक लॉस देता है। मान के चलो कहीं पे भूकंप आ गया है, ठीक है, या बार बार कहीं पे भूकंप आ रहा है, तो लोग वैसे एरिया में डरे समय रहते हैं कि हम घर बनाएंगे कब घर गिर ही जाएगा हमारा। ठीक ना। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी देता है। बात समझ में आ रही है। मानसिक बीमारी देखे जाता है ये बार बार जो अर्थक्वेक आता है। चलिए अब इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू सेस्मिक एक्टिविटी, देखिए आपको समझाते हैं कि इंडिया में जो है वल्नरेबिलिटी जो है सेस्मिक एक्टिविटी का, इसका क्या मतलब है। इंडिया का लगभग जो है 59% लैंड, ठीक है, यानी कि 59% लैंड हमारा जो है वो भूकंप के लिए वल्नरेबल है। बात समझ में आ रही है। 59% लैंड एरिया इंडिया के अंदर जो है 59 यानी 59% लैंड एरिया जो है भूकंप के लिए वल्नरेबल है। मतलब ऐसे एरिया में भूकंप आने का खतरा ज्यादा है। इसका मेन रीजन है इंडिया का प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकराना। इसका मेन रीजन क्या है सर, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। बात समझ में आ रही है। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बच्चा कहता है डिजास्टर में पढ़ने लायक क्या है, तुमको पता थोड़ी है कि ये यूरेशियन प्लेट क्या होता है, ये पता है, पहले बताओ तो। बात समझ में आ रही है। तो ये जानकारी लोग पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। बच्चा कहेगा सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया,
तो देखो इंडिया के अंदर जो है 59% लैंड ऐसा है, जमीन ऐसा है जहाँ पे भूकंप आने का मतलब खतरा ज्यादा है। ठीक है, और ये क्यों होता है सर? ये यूरेशियन प्लेट की टकराने की वजह से होता है। ठीक ना, तो हाई रिस्क जोन हमारा क्या है इंडिया के अंदर सर? जैसे कि हमारा जो है हिमालय रीजन हो गया, ठीक है, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये सब हमारा जो है ना, यहाँ पे भूकंप आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, इसका असर क्या होता है? ऐसे एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अर्थक्वेक का खतरा और बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब हमारा हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला, ये सब जो है हाई रिस्क जोन है। समझ गया? और ये किसके वजह से होता है? यूरेशियन प्लेट की टकराने की वजह से होता है ये। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है करीब करीब 59%, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का लगभग पार्ट जो है उसमें भूकंप आते ही रहता है, जैसे बिहार सब में भूकंप आते रहता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए सब मेंशन किया हुआ है नोट्स में, आपको हमने ऊपर ऊपर समझा दिया है। यहाँ नोट्स को अगर पढ़िएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, वहां से डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए, इसमें नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा आपको। यूरेशियन प्लेट का भी हमने चर्चा किया है, हिमालयन रीजन, ये सब हमारा जो है सेस्मिकली एक्टिव एरिया है। और समझ में आ रही है, सब जगह पे भूकंप खूब आता है। नॉर्थ ईस्ट भी हमारा जो है एकदम खतरनाक वाला एरिया है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। और कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे भूकंप आता है? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा, ठीक है, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, ये सब जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मतलब ये सब जगह पे भूकंप आते रहता है हमारा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। हजार्ड और वल्नरेबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है। माउंटेन एंड कोस्टल एरियाज इन इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर हजार और वल्नरेबिलिटी में क्या अंतर है। दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? देखिए सबसे पहले हम लोग हजार समझते हैं। हजार हमारा क्या है सर? हजार ये वो एक्सटर्नल इवेंट है जो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, हजार्ड क्या है सर? ये वो एक्सटर्नल इवेंट है जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया। हजार्ड वो एक्सटर्नल इवेंट है जो नुकसान क्या कर सकती है? पहुंचा सकती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया। ठीक, अब जो है वल्नरेबिलिटी हम लोग समझते हैं। वल्नरेबिलिटी हमारा क्या है सर? ये हमारा वीकनेस है। वल्नरेबिलिटी क्या है? वीकनेस है। अगर कोई बिल्डिंग कमजोर है या लोग अलर्ट नहीं है तो हजार्ड एक डिजास्टर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। वल्नरेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज हमारा कितना नुकसानदायक हो सकता है, किसी का मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, वो वल्नरेबिलिटी बताता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। डिजास्टर बराबर होता है हजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? डिजास्टर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, ये डिजास्टर बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हजार्ड जो है हमारा, यहाँ पे आपको कह रहा है माउंटेन और कोस्टल एरिया में बताइएगा। तो हजार्ड का अगर बात किया जाए, माउंटेन एरिया में हजार्ड जो हमारा होता है वो आपका क्या हो जाता है? माउंटेन में एरिया में जो हमारा हजार्ड होता है वो क्या क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक आ सकता है। बात समझ गए? माउंटेन एरिया में जो वल्नरेबिलिटी हमारा हो जाएगा, माउंटेन एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में जो वल्नरेबिलिटी का बात होगा, इसमें हमारा जो है स्लोप फेलियर हो सकता है, कनेक्टिविटी खराब हो जाए, मतलब दो जगह को जोड़ने वाला जो रोड है वो खराब हो जाए, तो वो सब चीज जो है इसके अंदर हमारा आ जाएगा सर। बात समझ गए? चलिए, अगर हम लोग बात करें सर कोस्टल एरिया में, तो हजार्ड हमारा क्या है सर? कोस्टल एरिया में सुनामी हो गया, ठीक है, साइक्लोन हो गया, ये सब हमारा जो है हजार्ड है। ठीक ना, अब इसका जो वल्नरेबिलिटी है, मतलब इस हजार्ड का जो खतरा है, वो खतरा हमारा क्या हो सकता है? जैसे कि हमारा जो सी लेवल राइज कर गया, मछुआरों का बस्तियां उड़ गया सर,
ठीक है, सैलिन वाटर इंट्रूशन, वो सब हमारा वल्नरेबिलिटी में आता है। दोनों के बीच का अंतर हमने जो है मॉड्यूल 2 में बता रखा है, उसका वीडियो अलग से अवेलेबल है, उसको आप देखिए समझिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग डेफिनेशन इसका देखते हैं, समझते हैं, तो हो सकता है आपको और क्लियर हो जाए, बात समझ में क्योंकि ये सब टर्म थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना, तो लगता है कि हाँ क्या है नहीं है। हजार्ड एक तरह का पोटेंशियल डैमेज है, फिजिकल इवेंट है जो कि इंसान के एक्टिविटी के वजह से होता है। ठीक है, इसमें इंसान का जीवन चला जाता है, चोट घाट लग जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। इसका एग्जांपल में क्या आता है, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये सब क्या सर हजार्ड है। ठीक ना। दूसरा चीज हमारा होता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है सर, वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू डिग्री टू विच ए कम्युनिटी सिस्टम और स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए हजार्ड। हजार्ड मतलब एक तरह का घटना हो गया, एक तरह से आप डिजास्टर ही कर दीजिए हजार्ड को। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मतलब कि उस चीज से कितना नुकसान है, कितना खतरा है, उसको हम लोग वल्नरेबिलिटी कहते हैं। किसी भी हजार्ड से या किसी भी डिजास्टर से हमारा कितना खतरा है, कितना नुकसान है, वो क्या चीज में आता है, वल्नरेबिलिटी में आता है। ठीक है, इस इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है, तो वो सब चीज पे ये हमारा डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं डिजास्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ माउंटेन एरिया, हाई वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारा जो माउंटेन एरिया में अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, मतलब भूकंप आने का खतरा जो है ज्यादा है। क्यों सर, क्योंकि वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारा होते रहता है, बराबर जो है हमारा लैंडस्लाइड होते रहता है, यानी कि पहाड़ पर का मिट्टी कट के नीचे जमीन पे रोड पे आते रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर, स्टीप स्लोप और अनस्टेबल जियोलॉजी की वजह से होता है। बात समझ गए। फ्लैश फ्लड और क्लाउड ब्रस्ट भी हमको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है सर पहाड़ी इलाका में, तो ये सब हमारा क्या सर, माउंटेन एरिया का वल्नरेबिलिटी का असर है। बात समझ में आ रही है। पुअर एसेसिबिलिटी हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, डिजास्टर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। लिमिटेड कम्युनिकेशन, रेस्क्यू फैसिलिटी नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक ना, पहाड़ पे जाके रेस्क्यू करना ये बहुत जो है मुश्किल काम है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में डिजास्टर वल्नरेबिलिटी क्या है, हाई वल्नरेबिलिटी टू साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस एंड सुनामी। ठीक है, इसमें फ्लडिंग बहुत हाई होता है सी लेवल राइज होने की वजह से। बात समझ गए। चलिए, सैलिनिटी इंट्रूजन वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप जो है पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना, ऊपर ऊपर पढ़ के जाइए, दो चार पॉइंट बना के लिखिएगा, कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब दोनों में अंतर क्या है ये आप जान लीजिए। माउंटेन एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। ठीक है, हमारा जो माउंटेन एरिया है उसमें हमारा जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप और लैंडस्लाइड आने का खतरा ज्यादा होता है, जबकि कोस्टल एरिया जो है उसमें हमारा जो है साइक्लोन, फ्लड और सुनामी आने का खतरा होता है। अर्थ माउंटेन एरिया में क्या आएगा सर, भूकंप आएगा, लैंडस्लाइड आएगा। कोस्टल एरिया में क्या आएगा सर, साइक्लोन आएगा, फ्लड आएगा, सुनामी आएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दो चार नाम ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा सिंपल है सर, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में इसमें क्या क्या की चैलेंजेस है सर। सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से चैलेंजेस पहले देखते हैं, फिर उसका हम लोग आपको मेजर्स भी बताएंगे कि हम लोग इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपको इंडिया में करना है तो इसमें क्या सर हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा क्या है सर, कि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है सर, खास करके हजार्ड प्रोन एरियाज में, मतलब जहाँ पे डिजास्टर आने का खतरा ज्यादा है उस एरिया में हमारे पास सर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। लोग तेजी से शहर की ओर बस रहे हैं और शहर में जो है सही से प्लानिंग नहीं हो रहा है कि कहाँ पे कैसे बसना है, नहीं बसना है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको अलग कर देते हैं सर, रेसिडेंशियल एरिया को हम लोग अलग बसाते हैं, मतलब इंडस्ट्री के आसपास लोग को रहने नहीं दिया जाता है। ठीक ना, क्यों सर, क्योंकि तुमको याद होगा जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो हमारा जो है उसके आसपास का जो लोग था उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। बात समझ में आ रही है।
हमारे पास जो है सर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है, मतलब ऐसा बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें कि कोई प्रॉपर प्लानिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो ये सब चीज से ना हमारा नुकसान बहुत होता है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोग जो है उतना ज्यादा जागरूक नहीं है। डिजास्टर के बारे में सही से लोग पढ़ाई नहीं करते, तो अब हम लोग जो है पढ़ने भी लगे, अब जो है बहुत सारे स्कूल में ये सब पढ़ाया भी जाता है। समझ गए ना। इन एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में तालमेल नहीं है। लोग कहता है कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कोई कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा, आपस में ऐसे उलझे हुए हैं। लिमिटेड अर्ली वार्निंग कवरेज इन रिमोट एरियाज, हमारा जो रिमोट एरिया वहाँ पे लिमिटेड अर्ली वार्निंग कवरेज है सर। इनसफिशियंट ट्रेंड मैन पावर और रिसोर्स है, ये सारा चीज जो है हमारा असर डालता है। समझ गए। अब जो है मेजर्स टू इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्सेज स्ट्रेटेजी, क्या क्या मेजर है सर इसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है सर, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिससे हमको पहले ही पता चल जाता है, जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसको हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं सर, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, हम लोग को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, हमारा जो बिल्डिंग कोड है उसको जो है सही से फॉलो करना चाहिए। लैंड यूज रेगुलेशन हम लोग जानेंगे समझेंगे। हमारा जो डिजास्टर का रेगुलर ड्रिल होना चाहिए, मॉक एक्सरसाइजेज वगैरह होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, हम लोग जो है कम्युनिटी मतलब जो उस एरिया का आदमी लोग है या जो भी कम्युनिटी है उस सब के लोग को बुलाएंगे, उसमें हम लोग अवेयरनेस जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, हमारा जो भी लोकल बॉडीज है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स है, उसको जो है ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और हमारे पास जो है एक रिजर्व स्टॉक हमेशा होना चाहिए। ठीक ना, कि अगर अचानक से कहीं किसी तरह का घटना हो गया तो हमारे पास स्टॉक में जो है राहत देने के लिए कुछ ना कुछ सामान होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जैसे कि जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन है, ये सब चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहाँ पे हम लोग जो है ड्रोन से खाना पहुंचा सकते हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कैमरा लगा कि भाई वहाँ का स्थिति कैसा है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेटिंग अमंग सेंट्रल स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, हमारा जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आसपास का जो भी इंचार्ज है, लोकल अथॉरिटीज है, उसके बीच में एक सही से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हमारा काम जो है अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए। हम लोग जो है स्पेशल सेफ्टी प्रोटोकॉल लगाएंगे कि अगर मान के चलो अचानक से कहीं पे कोई घटना हो गया तो तुरंत क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग जो है शुरू में ही क्या क्या तैयारी कर सकते थे, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप जो है सारा पॉइंट्स को डिटेल में खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है ही। ठीक है, अगर ऐप पे नोट्स नहीं मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई तरह का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, बात समझ में आ रही है, तो आप हमसे कमेंट में या चैट में या फिर पर्सनली जैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।